गांव तियानवू अपने 7-8 भाइयों के साथ शियाओगुआंग पर सवार होकर तियानहाई सिटी की तरफ रवाना हुआ। कभी ये जगह उनका सपना हुआ करती थी। बड़ी सिटी, ज्यादा रिसोर्सेस और सर्वाइवल के बेहतर चांसेस। लेकिन तब गांव के लोगों ने गांव तियानवू से प्रोटेक्शन के लिए रुकने की रिक्वेस्ट की थी और उसने अपने लोगों के लिए वो सपना छोड़ दिया। अब जब गांव से जुड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गईं, वो सब तियानहाई के राजा जांगी के साथ मिलकर ओपनली वहां जा सकते थे। रास्ते में मेंढकों की क्वैक क्वैक की आवाजें गूंज रही थी। उनकी एबिलिटी फ्रॉग क्रोक चीजों से टकराकर गूंजती थी और उनका सेंस प्रे डिटेक्ट करने में काफी शार्प था। फ्रॉग के पीछे चलते हुए सब एक बड़ी कॉकरोच कॉलोनी तक पहुंचे। ऑनचान डिस्ट्रिक्ट पहुंचकर सबने गाड़ी से उतरकर तैयारी की। गांव त्यानवू ने शियाओ गुआंग को खाना दिया ताकि वो एनर्जी रीगेन कर सके। फिर जमीन की ओर इशारा करते हुए बोला, अब से हम वू मेन नाम का नया ग्रुप बनाएंगे और यहीं से शुरुआत करेंगे। सभी भाइयों की आंखों में चमक थी। ये मौका था खुद को साबित करने का। फ्रॉग हमेशा की तरह मस्त अपने रिकॉर्डर को साफ कर रहा था और बर्फ में लौट रहा था। गांव त्यानवू ने हंसते हुए कहा, फ्रॉग, सुना क्या मैंने क्या बोला? क्वैक, सुना सुना, तुमने बोला यहां बहुत सारा खाना मिलेगा ना? फ्रॉग बोला अपनी स्टाइल में। ठीक है, तियानवू बोला, काम शुरू करते हैं। अगले 10 दिन में हमें पूरी सिटी कवर करनी है। उनकी शियाओगुआंग गाड़ियां 2 चिकन लेग में 100 किलोमीटर चल जाती थीं और पॉल्यूशन फ्री थीं। एक्सहॉस्ट गैस भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह काम करती थी। ऑनशन को सबसे पहले इसलिए चुना गया क्योंकि यहां गरीब लोग और माइग्रेंट्स रहते थे। गंदगी ज्यादा थी, यानी कॉकरोचेस के पनपने की सही जगह। गांव तियानवू ने फ्रॉग से कहा, चलो फ्लूट बजाओ और कॉकरोचेस को अट्रैक्ट करो। क्वैक, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रॉग बोला और अपना रिकॉर्डर मुंह में डालकर एक जिप्सी की तरह डांस करते हुए बजाने लगा। साउंड लहरों की तरह बर्फीली जमीन में गहराई तक फैल गई। कुछ देर में बर्फ पर क्रैकिंग साउंड्स आने लगी और फिर हजारों काले कॉकरोचेस बर्फ के नीचे से निकल आए। गांव त्यानवू ने जलती आग में खुद को ढंक लिया और जोर से चिल्लाया, 5 डायरेक्शन जेती, मौका जेती, प्रज्ञा फ्लेम्स। उसने हाथों से एक मुहर बनाकर एक होल से आग बाहर निकाली। जैसे आग का ड्रैगन कॉकरोचेस पर टूट पड़ा। वो मेन के बाकी भाई भी अपने वेपन से हमला करने लगे। ये सब झांगी ने प्रोवाइड किए थे। कॉकरोचेस पर म्यूजिक का ऐसा असर हुआ कि वो बस भीड़ की तरह खड़े रहे। फ्रॉग की एबिलिटी, जग नेमेसिस, इन ब्रेनलेस कीड़ों को कंट्रोल करने में परफेक्ट थी। आधे घंटे बाद मैदान काली लाशों से भर गया। फ्रॉग खुशी से उछल पड़ा, क्वैक क्वैक, इतना सारा खाना। उसका 7-8 मीटर लंबा जीभ निकला और उसने बर्फ से जल चुके कॉकरोचेस को खाने लग गया। दृश्य इतना अजीब था कि वू मेन के कुछ लोग परेशान हो गए। ये सच में खाने लायक है? शियाओगुआंग ने पूछा। आखिरकार छोटे वू ने एक खा ही लिया और फिर बोला, अरे, टेस्ट तो अच्छा है। धीरे धीरे सभी खाने लगे। उन्हें नहीं पता था कि बेस में ये कॉकरोचेस चिकन लेग जैसे ही तैयार होते थे। थक चुके लोग वहीं बैठ गए और खाने लगे। अगर गांव में ये पहले होते तो कोई भूखा नहीं मरता, किसी ने कहा। फिर एक भाई ने पूछा, लेकिन ये खाते क्या है? सवाल सुनकर सब रुक गए। चुप्पी छा गई। छोड़ो यार, अभी खाने दो, किसी ने कहा। और फिर सभी फिर से खाने में लग गए। सिर्फ फ्रॉग की आवाज गूंज रही थी, क्वैक क्वैक। गांव त्यानवू, मेंढक और उसके साथी तियानहाई सिटी में हर जगह कॉकरोच मार रहे थे। मेंढक की मदद से वे जमीन के अंदर छिपे कीड़ों को भी आसानी से ढूंढ लेते। मेंढक अपनी रिकॉर्डर से कॉकरोच को बाहर निकालता और फिर गांव त्यानवू और बाकी उन्हें खत्म कर देते। ज्यादातर कॉकरोच मेंढक की आवाज रोक नहीं पाते। खाना भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। झांगी ने काफी खाना स्टोर कर दिया था। बाद में लोगों को बड़े साइज के कॉकरोच खाने की आदत सी हो गई। बिल्ली या कुत्ते जितने बड़े, हाई प्रोटीन वाले। भूमे के लोग इन्हें टेस्टी भी मानने लगे। झांगी ने देखा कि मेंढक का रोल सबसे बड़ा था। उसने कहा, फ्रॉग्स का इनसे नेचुरल कनेक्शन है। यांग शिनशिन ने चिंता जताई, अगर कॉकरोच का असली मास्टर नहीं मरा तो ये प्रॉब्लम वापस आएगी।
दोनों को शक हुआ कि इसके पीछे गांव चांगकोंग हो सकता है, झांगी का पुराना दुश्मन। लेकिन झांगी को लगा अगर वह होता तो जू झेंग को निशाना बनाता। शिनशिन ने कहा, कई लोग कमजोर दुश्मन से बदला लेते हैं क्योंकि असली से डरते हैं। जहांगीर सोच में पड़ गया। इधर गांव त्यानवू और मेंढक की टीम लगातार कॉकरोच खत्म कर रही थी। 10 दिनों में त्यानहाई सिटी काफी हद तक साफ हो गई। जहांगीर के एक्सपर्ट्स ने भी माना कि इन लोगों की एबिलिटी ज्यादा यूजफुल है। लेकिन इस सबसे कॉकरोच बनाने वाला कीट मास्टर परेशान हो गया। वो सोचता रहा कि सामने वाला इतनी जल्दी मेरे कीड़ों को कैसे मार रहा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि गांव त्यानवू और मेंढक पहले से उसके बेस पश्चिमी जिले में पहुंच चुके थे। वहां मेंढक ने आवाज देकर महसूस किया कि नीचे कुछ बहुत खतरनाक है। उसने कहा, यह कॉकरोच का असली नेस्ट लग रहा है। गांव त्यानवू ने कहा, अब पीछे नहीं हटेंगे, यही मौका है खुद को साबित करने का। फ्रॉग मान गया। उसने तेज क्रोक किया और सभी कीड़ों को बाहर खींच लिया। कीट मास्टर समझ गया कि उसे ढूंढ लिया गया है। बहुत से कॉकरोच बाहर आकर जमा हो गए, मेंढक की धुन में जैसे सम्मोहित हो गए। गांव त्यानवू ने आग से हमला किया, कॉकरोच जलने लगे। फिर अचानक बर्फीली पहाड़ी फटने लगी और वहां से एक डरावना आदमी बाहर निकला। एक इंसानी कॉकरोच जैसा दिखने वाला प्राणी। उसकी शक्ल विकृत थी और आंखें भयानक। गांव त्यानवू बोला, झांग सर सही थे, कोई असली मास्टर है इस पूरे प्लान के पीछे। तियानहाई सिटी में कॉकरोच अटैक के पीछे का मास्टर एक अजीब सा मुशीशी आखिर सामने आ गया। उसका चेहरा इंसानी शक्ल खो चुका था, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं सका। लेकिन गांव त्यानवू और उसके साथियों को पता था कि यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसके चारों तरफ थे 2-3 मीटर लंबे डरावने कॉकरोच। हर एक का कलर था गंदा पीला और पीठ पर बड़े बड़े पंख। शौक में आया हुआ शियाओ गुआंग बोला, इतना बड़ा कॉकरोच, इसने कितना किचन वेस्ट खा लिया होगा। गांव त्यानवू ने गहरी आवाज में कहा, मारो इसे। मुशीशी हंसा। मैं समझा झांगी आया है, लेकिन ये तो छोटे मोटे लड़के हैं। अब सब यहीं मरोगे, मेरे बच्चों के लिए खाद बनकर। इतना कहना था कि कॉकरोच मिसाइल की तरह उन पर टूट पड़े। गांव ने दोनों हाथ जोड़े। उसके शरीर पर गोल्डन लाइट चमकने लगी और वो दिखने लगा जैसे मंदिर का बुद्धा। बचपन से उसकी बुद्ध में श्रद्धा थी, जिससे उसे मिला ये पावर, गोल्डन लाइट जेदी। साथ में वुमेन ग्रुप के लड़के भी गोलियों की बारिश करने लगे। मेंढक ने भी अपना रिकॉर्डर और तेज बजाया। उसका स्किल झरक किलर कॉकरोच को कमजोर कर रहा था। गांव त्यानवू ने घूंसा मारा, एक कॉकरोच दूर जा गिरा। लेकिन ये जानवर बहुत टफ थे। फिर से उड़कर आ गया। फिर उसने पीकर मुंह से आग फेंकी। प्रज्ञा की अग्नि मगजेती। कॉकरोच आग से डरते हैं, पीछे हट गए। शियाओ गुआंग ने कार में बदलकर पेट्रोल बकेट गिराए और गांव ने आग लगाई। जोरदार ब्लास्ट में कई कॉकरोच जल गए, मगर तभी मुशीशी ने अपनी नस काटी। हरा खून बहा। उसका खून पीकर कॉकरोच और भी पागल हो गए। अब उसने मेंढक को टारगेट किया, लेकिन मेंढक तो निकला टैंक। कॉकरोच ने अटैक किया, लेकिन मेंढक का पेट सॉफ्ट दिखने के बावजूद इतना स्ट्रांग था कि कॉकरोच उछलकर दूर जा गिरा। फिर अपनी लंबी जीभ से उसने सबको एक बॉल में बांध दिया। क्वैक, मुझे फाइट पसंद नहीं, लेकिन कीड़े खाने मजा आता है, उसने हंसते हुए कहा। गुस्से में आकर मुशीशी ने खुद को मारने की कोशिश की, ताकि कॉकरोच को अपनी बॉडी खिला सके। लेकिन तभी एक बुलेट उसके हाथ में लगी। झांगी शैडोज से बाहर निकला। साथ में थी यांग शिनशिन, ब्लैक लॉलिटा ड्रेस में और गोद में सोती हुई वाह वाह। यांग शिनशिन के पीछे उभरी 6 पंखों वाली एंजल ऑफ डिजायर, जिसने एक रेड फेदर का तीर मुशीशी के दिल में मार दिया। अब वो प्यार में पागल होकर सब सच बोलने लगा। मेरा नाम राशद है, मैं एक गू मास्टर हूं, और ये सब मेरे मास्टर के कहने पर कर रहा था। झांग ही चौंका। ये नाम तो वो जानता था। क्या वो आदमी अब भी जिंदा है? इसे ले जाओ, इंट्रोगेशन करो, झांग ही ने कहा। वाह वाह ने उसे उठाया। नाक सिकोड़ी, बदबू मार रहा है। झांगी गांव और उसके साथियों के पास गया। सब घायल थे, लेकिन खड़े थे। अच्छा काम किया, मैं तुम्हें ठीक करवा दूंगा और रिवॉर्ड भी मिलेगा। गांव बोला, हाँ, मैं रिवॉर्ड नहीं चाहिए, हम बस आपके साथ काम करना चाहते हैं। तुम लोग,
झांग ही हंसा। ताकत अभी कम है लेकिन ट्राई कर सकते हो। उसने उन्हें चाओयू बेस भेजने का प्लान बनाया, सिटी का एक अहम लेकिन वीक इलाका। उधर मेंढक बोला, अब मैं वापस तालाब जा रहा हूं, वहां की फिश और झींगे फ्रीज में रखे जैसे मिलते हैं। झांग ये हंसा, अगर तालाब छोटा है तो मेरे घर के सामने लुजियांग नदी है, वहां आ जाना। मेंढक ने सिर खुजाया। वो बहुत सेटिस्फाइड टाइप का मेंढक था। एक छोटा तालाब ही उसके लिए काफी था, लेकिन एक पूरी रिवर का ऑफर, भला कोई कैसे मना करे। थोड़ी सोच के बाद और झांगी की जिद पर उसने हां कर दी और उनके साथ चल पड़ा। झांगी उसे अपने शेल्टर में रखना चाहता था ताकि फ्यूचर में किसी भी पेस्ट या डिजीज से निपटना आसान हो। उसे लगता था मेंढक में बहुत पोटेंशियल है। गांव त्यानवू और उसके साथी पहली बार झांगी के शेल्टर पहुंचे, जो कि अब ह्वाशू किंगडम की सबसे लग्जरी प्लेसेस में से एक था। हीटिंग इतनी जबरदस्त थी कि अंदर जाते ही उन्हें लगा जैसे स्प्रिंग आ गया हो। उनके लिए क्लोथ्स रेडी थे, लेकिन पहले उन्हें हॉस्पिटल गाउन पहनकर जो केयर से ट्रीटमेंट लेना पड़ा। कॉकरोच से लड़ते वक्त वो कई वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे, लेकिन जो केयर की डॉक्टर स्किल्स और मेडिसिन से सब जल्दी ठीक हो गए। इस कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर ने उन्हें पूरी तरह से झांगी का फॉलोअर बना दिया। झांगी बोला, मेरे पास अभी 3 बेस है। मैं तुम्हें एक पर भेजूंगा जहां हार्ड वर्क करके तुम आगे बढ़ सकते हो। अब एंड ऑन फॉर द वर्ल्ड है। ना रिलेटिव्स चाहिए, ना आइडेंटिटी, बस स्किल चाहिए। मनी, रेपुटेशन, पोस्ट और गर्ल्स, सब मिल सकता है अगर तुम स्ट्रांग हो। गांव और उसके साथी ऑलमोस्ट रो पड़े। ऐसा ड्रीम उन्होंने कभी नहीं देखा था। झांकी ने थोड़ा राशन भी दिया, लेकिन ज्यादा नहीं, ताकि चाओयू बेस में सस्पिशन ना हो। उधर मेंढक वाहवा और बड़े टोतोरो के साथ मजे कर रहा था। उसमें अजीब सा सोशल चार्म था। वो किसी से भी घुल मिल सकता था। जब उसे पता चला कि टोतोरो फ्लूट बजा सकता है, तो उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ गया। उसने अपना रिकॉर्डर निकाला और बजाने लगा। टोतोरो ने भी अपना बोन फ्लूट निकाला और दोनों ने मिलकर म्यूजिक बजाया। सब शेल्टर वाले सुनने आ गए और माहौल एकदम पीसफुल हो गया। झांगी बोला, लगता है हमारे घर में बैंड बनने वाला है। यांग शिन शिन हंसी, वो भी एनिमल बैंड। बाद में झांग यी ने गांव तियानवू को चाओयू बेस भेजा, साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी, और कैजुअली पूछा, कॉस्ट लाइन पे कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटी तो नहीं? लू दहाई बोला, 2 छोटी फिशिंग बोट्स गई थीं, अब तक नहीं लौटी। झांग यी बोला, समझ गया, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। इसके बाद वो यांग शिनशिन के साथ इंसेक्ट मास्टर को देखने गया। ये तो बस डेल्टा लेवल का है, लेकिन इसके पीछे जो है वो शायद एप्सिलॉन लेवल तक का हो। यांग शिनशिन ने प्लान बताया, क्यों ना एक फेक न्यूज फैलाए कि जो केयर प्रेग्नेंट है और डिलीवरी होने वाली है। वो सोचेगा तुम डिस्ट्रैक्शन में हो और अटैक करेगा। झांग यी को प्लान पसंद आया। अगर सब प्रिपरेशंस हो गई तो शुआनवू या कैडिलाइज भी आई तो मैं हरा सकता हूं। उन्होंने डिसाइड किया, इंसेक्ट मास्टर आधे महीने तक कॉकरोच पैदा करता रहेगा और फिर एकदम परफेक्ट मोमेंट पे प्लान एग्जीक्यूट होगा। इसी दौरान झांग यी ने ब्लिजर्ड सिटी का एक शॉर्ट मिशन किया, जहां उसने सीक्रेटली म्यू यान से कांटेक्ट किया, जो ब्लाइंड थी लेकिन शैडो सेंसिंग और शैडो वॉरियर पावर से एलीट थी। म्यू यान का पिंक प्रिंसेस रूम देख के भी झांग यी थोड़ा चौंका। बाहर से कोल्ड, अंदर से सॉफ्ट। म्यू यान बोली, कोड नेम झांग। झांगी स्माइल किया, ड्यूटी टाइम नहीं है, झांगी बोलो। म्यूयान हंस दी और झांगी को याद आ गया, वुमन नेवर फॉरगेट। मुंह यान बिस्तर पर बैठी थी, कपड़े बदलने की जल्दी में नहीं थी, क्योंकि उसके पजामा के नीचे कुछ नहीं था। झांगी ने कहा, सॉरी, पहली बार आया हूं, लिविंग रूम नहीं मिला। डोंट वरी, कुछ नहीं देखा। मुयान ने ठंडी आवाज में कहा, झांगी जैसा वर्ल्ड फेमस इंसान भला चीप कैसे हो सकता है? ब्लिजर्ड सिटी की हाफ पॉपुलेशन तो तुम्हारी फैन है। फिर वो गंभीर हो गई, इतनी रात को क्यों आए हो? झांगी मुस्कुराया, साफ बात, तुम्हारी हेल्प चाहिए, त्यानाई सिटी चलो मेरे साथ। मुयान चौंकी, तुम्हें मेरी हेल्प? वो खुद को सिर्फ एक नॉर्मल रिकॉनिसेंस टीम लीडर मानती थी। झांगी ने समझाया, हर कोई एक स्क्रू है, बस सही जगह चाहिए।
मुयान को वो समय याद आया जब उसने झांग यी की टीम ज्वाइन करने को कहा था और मना कर दिया गया था। अब वो बोली, तब तो तुम्हारा जवाब कुछ और था। झांग ही मुस्कुराया, सुंदरे टाइप हो क्या? मुयान का चेहरा लाल हो गया। नो, झांग ही बोला, जाना है या नहीं? मुयान सोच में पड़ गई। अगर झू शुआई ऑर्डर देगा तो मैं चलूंगी, पर तुम क्यों आए हो? झांगी ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर एक फेवर लेना चाहूंगा, झू झेंग पर नहीं। वो देखना चाहता था कि क्या मू यान रूल्स तोड़कर उसके साथ जाएगी। थोड़ी देर बाद मू यान बोली, अगर मैं चलूं तो क्या तुम्हारी टीम ज्वाइन कर सकती हूं? झांगी बोला, अभी नहीं, पर तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। मू यान चुप रही, लेकिन झांगी का सीरियस एटीट्यूड उसे थोड़ा हर्ट कर गया। फिर झांगी ने कहा, तुम्हारी हेल्प का कर्ज रहेगा, फिर जियांगनान में कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, यहां तक कि जू झेंग भी नहीं। मू यान की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, मैं चलूंगी। झांगी बाहर चला गया और मू यान को डिसअपॉइंटमेंट हुआ, पर वो जानती थी झांगी ऐसा इंसान नहीं जो बिना ट्रस्ट के किसी के करीब जाए। मुयान ने कॉम्बैट सूट पहना और झांगी के साथ तियानहाई पहुंच गई। सिटी में सब जाग रहे थे, एक इवेंट का इंतजार हो रहा था। यांग शिनशिन ने जो केयर से कहा, डिलीवरी का टाइम हो गया। जो केयर ने गुस्से में पैर पटके और चली गई। उसी समय समुंदर में तूफान उठ रहा था। एक विशालकाय शैडो सुनामी के साथ तियानहाई की ओर बढ़ रहा था। छाओयू बेस में अलार्म बजा। लूदहाई ने सबको अलर्ट किया। झांगी कॉफी पी रहा था। उसने लाइटनिंग देखी और कहा, विंटर में ठंडर, वो आ रहा है। समुंदर से एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर निकला, 6 लाल आंखों वाला टाइटन बीस्ट। झांगी, आज मैं सब खत्म कर दूंगा। मॉन्स्टर की आवाज ने बेस को हिला दिया। झांगी कामली उठा और डायमेंशनल गेट्स खोल दिए। पूरा पानी एब्जॉर्ब हो गया। फ्रॉग और टोटोरो ने इंस्ट्रूमेंट्स निकाले और बजाना शुरू किया। विंड, थंडर और म्यूजिक का मिक्स एक सिम्फनी बन गया। जोकियर खिड़की पर खड़ी हुई। आज हम अपना घर बचाएंगे। सभी शेल्टर वाले तैयार हो गए। ऊपर आसमान में झांगी ने कहा, ड्रैगन किंग, तुम जिंदा हो? ड्रैगन किंग अब 3 सिर वाला डार्क स्मोक ड्रैगन बन चुका था। उसकी हेट्रेड जिंदा थी। मैं तुझे लेकर ही मरूंगा। झांगी चौंका। ड्रैगन किंग के शब्दों में कोई विक्ट्री नहीं, बस डिस्पेयर था। झांगी ने पूछा, तुम्हें तो इप्सिलॉन पावर मिल गई, फिर ये रोना क्यों? उसने सोचा, क्या शिंगदाओ में कुछ ऐसा मिला जिसे वो नहीं जान पाया? पर अब फाइट टालना मुश्किल था और झांगी को इसे खत्म करना ही था। ड्रैगन किंग के 3 सिर दर्द और गम से चिल्ला रहे थे। कोई नहीं जानता था उसने क्या सहा है। इसलिए वो झांग यी से इतनी नफरत करता था कि जान की बाजी लगाने को भी तैयार था। पहला सिर जमीन की ओर शॉकवेव छोड़ता है। अर्थ रमलिंग। जमीन फटने लगती है, पत्थर हवा में उड़ते हैं और शेल्टर की ओर एक पत्थरों की लहर दौड़ती है। झांगी की डायमेंशनल गेट इससे नहीं बचा सकती थी। झांगी की आंखों में ठंडक थी। अगर बात नहीं बनी तो लड़ाई ही सही। उसने अपनी वॉइड स्वॉर्ड निकाली। मेरा नाम है एब्सोल्यूट डिफेंस। जहां एक आदमी शहर तबाह कर सकता है, मैं अकेला उसे बचा सकता हूं। उसका वार इतना तेज था कि शहर के बीचों बीच 10 किलोमीटर लंबी दरार बन गई। ड्रैगन किंग का हमला वहीं रुक गया। फिर दूसरा सिर गरजता है। सी टाइड। समुद्र उबलने लगता है। सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें शहर की ओर बढ़ती हैं। झांगी ने आर्म्स फैलाए। 3,000 दुनियाएं। उसकी एलियन स्पेस अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो पूरी लहर को निगल गई। फिजिकल अटैक्स मेरे लिए कुछ नहीं है, झांगी ने कहा। लेकिन असली हमला अभी बाकी था। लहरों के पीछे वारशिप्स और हजारों पायरेट्स ने हमला बोल दिया। झांगी को ड्रैगन किंग को रोकना ही था, नहीं तो शेल्टर तबाह हो जाता। तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी दुनिया जरूर खत्म करूंगा, ड्रैगन किंग ने कहा। लेकिन शेल्टर खाली नहीं था। हुआ हुआ नाम का एक विशालकाय काला बीस्ट उड़ता है और एटॉमिक ब्रीथ से एक वारशिप तबाह कर देता है। फिर 2 और वारशिप्स निगल जाता है। हुआ हुआ की शक्ति है ग्लटनी। जिसे खाए उसकी ताकत चुरा ले। ड्रैगन किंग गुस्से में था। चाहे मर जाऊं, तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। तीसरे सिर ने थंडर स्टॉर्म, बिजलियों की बारिश शुरू कर दी। झांगी ने भी अल्टीमेट मूव निकाली, गॉड डिस्ट्रक्शन। स्पेस मुड़ने लगता है
और ड्रैगन किंग हजारों मीटर दूर जा गिरता है। शेल्टर में लू केरन ने एक बटन दबाया, एक विशाल सिल्वर कैनन निकलती है, तियान हाई कैनन। व्हाइट लेजर सीधा ड्रैगन किंग को लगता है, उसके स्टील जैसे शरीर को भी चोट पहुंचती है। ड्रैगन किंग समझ गया कि अब लड़ाई आत्महत्या है। अगर हिम्मत है तो अकेले आओ, वरना मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। वो उड़कर समंदर में चला जाता है। झांगी मुस्कुराया, अकेले लड़ना सही रहेगा। तूफानी रात में समंदर पर दोनों आमने सामने थे। ड्रैगन किंग ने 3 हमले एक साथ किए, अर्थ रंबलिंग, सी टाइड, थंडरस्टॉर्म। लेकिन झांगी की एब्सोल्यूट डिफेंस ने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। अब बारी उसकी थी। उसने वॉइड से एक भारी स्नाइपर राइफल निकाली, थंडर स्ट्राइक। अब हंटिंग टाइम शुरू होता है। बिना एम किए उसने ट्रिगर दबाया। सिल्वर बुलेट सीधी ड्रैगन किंग के शरीर को चीर गई। इम्पॉसिबल। ड्रैगन किंग हैरान था। वो गोली से बचा था, फिर भी घायल हो गया। यह है मेरा नया स्किल, फेटेड रीइंकार्नेशन। जितनी बार वो डॉज करता, उतनी बार गोली उसे निशाना बना लेती, और हर गोली में जहर भरा था। धीरे धीरे उसके शरीर में दर्जनों जख्म हो गए। अब ड्रैगन किंग को समझ आ गया, झांग ये सिर्फ डिफेंस नहीं, अब ऑफेंस में भी अनबीटेबल है। ड्रैगन किंग एक बड़ी हार झेल चुका था। उसे अब साफ समझ आ चुका था कि वो पूरी तरह नीचे था। झांगी न सिर्फ तैयार था, बल्कि उसने पहले से टियानहाई सिटी में ड्रैगन गेट फॉर्मेशन भी लगा रखा था। जमीन पर लड़ाई का मतलब था टियानहाई कैनन्स और बिग कैट का हमला झेलना। समंदर में लड़ाई से ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन झांगी निश्चिंत हो जाता। ड्रैगन किंग गुर्राया, झांगी, क्या तुम्हें अपनी बीवी की डिलीवरी की फिक्र भी नहीं? झांगी ने कामली मैगजीन बदला, अब भी ये झूठ बोल रहे हो? तुम सच में इसी हालत के लायक हो? उसे मानना पड़ा कि झांगी ने उसे फिर से बेवकूफ बना दिया। गुस्से में उसने सुनामी और स्फेरिकल लाइटनिंग से हमला किया, लेकिन झांगी ने डॉज नहीं किया। उसने सिंपल तरीका अपनाया, सिर्फ डिफेंस। उसका डिफेंस इतना स्ट्रांग था कि ड्रैगन किंग की सारी ताकत भी बेअसर हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे ड्रैगन किंग को बुलेट्स की ट्रिक समझ आई। हर गोली हवा में गायब होकर दूसरी डायरेक्शन से वॉर कर रही थी। ये था नया स्किल, फेटेड रीइंकार्नेशन। लेफ्ट आई का टाइम, राइट आई का स्पेस, और साथ में ट्रैकिंग ऑफ ऑनली थिंग्स और गेट ऑफ डायमेंशन का फ्यूजन। जब गोली चलती, रास्ते में एक डायमेंशनल गेट खुलता और बुलेट दूसरी जगह से निकलती जहां दुश्मन डॉज करने वाला होता। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम कि दुश्मन सोच भी नहीं पाता कि गोली मोड़ सकती है। ड्रैगन किंग कंफ्यूज्ड था। मुझे समझ तो आ रहा है, लेकिन मैं करूं क्या? उसके 3 सिर ने फिर से हाई एनर्जी बीम्स छोड़े, लेकिन झांगी की एलियन स्पेस ने सब एब्जॉर्ब कर लिया। वो लगातार हमला करता रहा, जैसे एक टावर डिफेंस मशीन हो। अगर मुशीशी से इन्फो ना मिलती, तो आज शेल्टर खत्म हो जाता। ड्रैगन किंग दर्द में चीखा, मैंने सोचा था एप्सिलॉन बनने के बाद तुम्हें हरा सकूंगा, लेकिन मैं फिर भी हार गया। उसने भागने की सोची और समंदर में उतर गया। उसे लगा झांगी उसका पीछा नहीं करेगा, लेकिन झांगी बोला, इतनी बड़ी बड़ी बातें और भाग गए? ली फेंगशियन, तू वाकई कचरा है। और फिर उसने टेलीपोर्ट किया और समंदर में कूद गया। अब पानी के अंदर झांगी ज्यादा तेज था, क्योंकि वो स्पेस के जरिए सीधा ट्रैवल कर सकता था। ड्रैगन किंग चौंका, क्या अब भी पीछा कर रहा है? झांगी बोला, अब तुझे किंग ऑफ एस्केप बुलाना चाहिए। ड्रैगन किंग गुस्से में फिर से हमला करता है, लेकिन असर जीरो। वो गहराई में भागता है। अगर नीचे आया तो अनइमेजिनेबल चीजें मिलेंगी। झांगी चुप रहा। उसने थंडर बोल्ट उठाया। ब्लैक टेंटिकल्स उसके शरीर में समा गए और वॉइड पावर इकट्ठा होने लगी। स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक ब्लैक होल जैसा एनर्जी गैदर हुआ, और फिर वॉइड सरपेंट गॉड जैसी एक डार्क बैटल स्पीयर बाहर निकली। ड्रैगन किंग ने तीनों हमले छोड़े, अर्थ रंबलिंग, सी टाइड, थंडरस्टॉर्म, लेकिन वॉइड स्पीयर ने सब कुछ निगल लिया। सारी शक्ति झेलकर भी वो स्पीयर उसे सीधा लगी। उसकी आर्मर टूटी, खून का समंदर बन गया। ड्रैगन किंग तड़प कर बोला, तूने मेरे साथ किया क्या? झांगी ने जवाब नहीं दिया, बस एक एलियन केक निकालकर खा लिया।
अब उसे हर लड़ाई के बाद भूख लगती है। यांगसिया की स्किल से उसकी रिकवरी तेज होती है। ड्रैगन किंग के शरीर में पैरालिसिस शुरू हो गई क्योंकि जांग यी की बुलेट्स में न्यूरोटॉक्सिन्स थे। हालांकि ड्रैगन किंग डिवाइन बीस्ट था, उसकी वाइटैलिटी जबरदस्त थी, लेकिन जांग यी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। अटैक में मैं ज्यादा तेज नहीं, लेकिन अगर चिपक जाऊं तो दुनिया का कोई मुझसे नहीं बच सकता। ड्रैगन किंग ने आखिरी कोशिश में उसे काटना चाहा, लेकिन झांग यी ने डायमेंशनल गेट खोल दिया, टेल से वार किया, वो भी बेअसर। अब झांग यी जान चुका था ड्रैगन किंग की स्ट्रेंथ लगभग 11,500 है, लेकिन उसकी खुद की पावर अब 14,000 के पार है। अब ये लड़ाई सिर्फ एक अंत की तरफ जा रही थी। ड्रैगन किंग दांत पीसते हुए गहरे समुंदर की तरफ भागता रहा। झांग ही लगातार फायर करता रहा। उसकी नर्व स्पीड से उसे पैरालाइज कर दिया और अपनी पावर्स को रिचार्ज करने के लिए बहुत कुछ खा गया। जल्द ही उसकी दूसरी स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन भी तैयार हो गई। ड्रैगन किंग उसके अटैक का प्रिंसिपल समझ गया, लेकिन उसे रोक नहीं पाया। एक और जबरदस्त वार से उसका शरीर पूरी तरह हिल गया। समुंदर खून की धुंध से भर गया, लेकिन आसपास की म्यूटेंसी क्रिएचर्स डर के मारे पास नहीं आए। पर अगर ड्रैगन किंग थकावट दिखाता तो वो सब उस पर टूट पड़ते, क्योंकि आइप्सिलॉन लेवल के क्रिएचर्स का मांस उनके लिए एवोल्यूशन का अल्टीमेट फ्यूल है। ड्रैगन किंग अब भी जिंदा था, लेकिन न्यूरोटॉक्सिन्स के कारण बहुत धीमा हो गया। झांगी, तू मुझे मार नहीं सकता, उसने चीखते हुए कहा। झांगी ने धीरे से जवाब दिया, इतनी हालत में भी जिद कर रहा है। अब ड्रैगन किंग पूरी तरह स्लो हो गया और झांगी उसके काफी करीब पहुंच गया। उसने अपना 3 किलोमीटर का ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड डोमेन एक्टिवेट किया, जहां डायमेंशनल डोर्स ने उसे हर तरफ से घेर लिया। ड्रैगन किंग ने आखिरी बार फुल पावर अटैक करने की कोशिश की। उसी समय यांग शिनशिन अचानक शैडो से बाहर आई और उसके पीछे एंजल ऑफ डिजायर प्रकट हुआ। उसने एक रेड एरो ड्रैगन किंग की तरफ छोड़ा, एरो ऑफ लस्ट। ड्रैगन किंग ने उसे लाइटली लिया, लेकिन जब तीर उसके अंदर घुसा तो उसका बिहेवियर ही बदल गया। अब वो यांग शिनशिन के लिए सब कुछ करने को तैयार था, यहां तक कि मरने को भी। यांग शिनशिन ने तुरंत कहा, ड्रैगन किंग, खुद को मार डालो। ड्रैगन किंग अंदर से पूरी तरह कॉन्फ्लिक्टेड था, पर वो खुद को रोक नहीं सका। उसने अपने तीनों सिर एक दूसरे से कटवाए और धीरे धीरे मर गया। मरते समय उसकी आंखों में नफरत और डर था। झांगी, तू भी एक दिन मरेगा, तुझे भी वो पकड़ेंगे। झांगी के मन में एक ठंड सी दौड़ गई। उसे स्टार आइलैंड और वो ब्लैक आर्मर्ड मॉन्स्टर याद आया। ड्रैगन किंग की लाश को झांगी ने ऑल्टरनेट स्पेस में रखा और जल्दी से समुंदर छोड़ दिया। समुंदर से बाहर निकलते ही उसे वो नजरें महसूस होनी बंद हो गई जो उसे देख रही थी। वापस टियानहाई सिटी में लौटकर उसने देखा कि शहर का एक चौथाई हिस्सा अभी भी पानी में था। उसने सबको शेल्टर में इकट्ठा किया और कहा, अब सब ठीक है, वो मर चुका है। लेकिन उसके मन में ड्रैगन किंग की बातों का डर अभी भी बना हुआ था। फैटी जू ने चैन की सांस ली। बच गए, वरना सब खत्म हो जाता। बाकी लोग भी थोड़े चिंतित थे, क्योंकि अब के दुश्मन और भी ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। झांगी ने कहा, अब से सबको ट्रेनिंग सीरियसली लेनी होगी, खासकर तुम फैटी जू। उसने मजाक में कहा, अगर सुस्त दिखे तो सीधा बीच वाले बेस में भेज दूंगा जनरेटर चलाने। यांगशिनशिन ने कंसर्न जताई, अगर तुम नहीं हो तो हम लोग आइप्सिलॉन से ऊपर लेवल वालों से नहीं लड़ सकते। झांग यी ने कहा, लू केरन, शेल्टर की डिफेंस की जिम्मेदारी तुम्हारी। ब्लिजार्ड सिटी से बहुत सारे हथियार मिले हैं। तभी लू कैरन बोली, भाई, मेरे पास एक आइडिया है। जब से आपने मुझे सोर्स स्पिरिट दी है, मेरा डिवाइन मशीन कंट्रोल और भी स्ट्रांग हो गया है। उसने समझाया कि अब वो मॉलिक्यूल लेवल तक मटेरियल को मैनिपुलेट कर सकती है। सबके सामने उसने एक ग्लास को रेत में बदल दिया। झांगी पहले से जानता था कि लू केरन की ये स्किल कितनी रेयर और पावरफुल है। उसने कहा, अगर ये पावर और बढ़ी तो शायद हम एडमेंटियम से भी स्ट्रांग मटेरियल बना पाएंगे।
झांगी को लू केरन की बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि अगर उसकी एबिलिटी और बढ़ गई तो वो शेल्टर की बिल्डिंग को इतना मजबूत बना सकती है कि वो एप्सिलॉन लेवल के अटैक भी झेल सके। लू केरन थोड़ी अनश्योर थी। मैं कोशिश कर सकती हूँ। यांग शिनशिन समझ गई कि बात सिर्फ स्ट्रॉन्ग मटेरियल की नहीं बल्कि मैटर की प्रॉपर्टीज को बदलने की है। झांगी ने पूछा, तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैटर की कॉम्पोजिशन को बदलना चाहती हो? लू केरन ने कहा, हाँ, अगर मैं और गहराई तक पहुंच पाई तो थियोरिटिकली सब मुमकिन है। अब तक लू कैरन मॉलिक्यूल लेवल तक पहुंच गई थी। उसका सपना था मैटर को एटम से नीचे क्वार्क लेवल पर मैनिपुलेट करना, मतलब लिटरली पत्थर को सोना बनाना। यह सुनकर झांगी ने फौरन उसका साथ देने का फैसला किया। मैं तुम्हारी पावर जल्दी से जल्दी बढ़ाने में मदद करूंगा, उसने कहा। तभी उसका कम्युनिकेटर बजा। जू झेंग का कॉल था। झांगी ने बहाना बनाया, तियानहाई पर सुनामी आया था, एक डीप सी बीस्ट ने अटैक किया, पर मैंने उसे हटा दिया। असल बात उसने नहीं बताई कि ड्रैगन किंग से लड़ाई हुई थी। जुझेंग ने पूछा, क्या यह शिंगदाओ से जुड़ा हो सकता है? झांग यी ने सिर हिलाया। शायद वही हमें बार बार परेशान कर रहा है। जुजेंग ने उसे ब्लिजर्ड सिटी शिफ्ट होने का ऑप्शन दिया, पर झांग यी ने मना कर दिया। यहां सब मुझ पर डिपेंड करते हैं। कॉल के बाद उसने म्यू यान को वापस ब्लिजर्ड सिटी भेजा। वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। झांग यी ने कहा, अगर तुम अच्छा परफॉर्म करो तो मैं जू छिंग से रिक्वेस्ट कर किसी और को रिप्लेस करवा सकता हूं। म्यूयान के चेहरे पर उम्मीद दिखी। शेल्टर लौटने के बाद यांग शिनशिन ने कहा, म्यूयान काम की है, लेकिन मुझे अभी और ऑब्जर्व करना होगा। झांग ही बोला, लॉयल्टी मेरे लिए सबसे जरूरी है। शेल्टर की रक्षा और तीनों बेस को सपोर्ट करने के लिए प्लानिंग शुरू हुई। झांगी लू केरन को उसके लैब में ले गया। उसने कहा, मैं अब तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला हूं। उसने ड्रैगन किंग का बॉडी निकाला और कहा, यह तुमसे बेहतर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। लू केरन शॉक्ड थी। भाई, क्या यह सच में मेरे लिए है? झांगी ने सिर हिलाया। मेरी स्ट्रेंथ काफी है, अब तुम्हारा बढ़ना जरूरी है। लू केरन ने जैसे ही ओरिजिन एब्जॉर्ब करना शुरू किया, उसकी बॉडी में जबरदस्त एनर्जी दौड़ गई। थोड़ी देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी, तो झांगी ने तुरंत उसे रोक दिया। उसका शरीर पसीने से भीग गया, चेहरा लाल था, लेकिन आंखों में चमक थी। ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, पर मैं ठीक हूं, उसने कहा। झांगी ने उसे गोद में उठाकर रूम में पहुंचाया। लू कैरन शर्मा गई, पर रेजिस्ट नहीं कर पाई। जो केयर ने उसका चेकअप किया और कहा, डोंट वरी, उसका बॉडी परफेक्टली अडेप्ट कर रहा है। झांगी ने कहा, अब कुछ दिन सिर्फ आराम करो और इस पावर को एब्जॉर्ब करो। लू कैरन ने आंखें बंद की और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसका शरीर अंदर से बदल रहा है। झांगी ने नहाते वक्त सोचा, एप्सिलॉन लेवल के क्रीचर्स को मारना आसान नहीं है। ड्रैगन किंग की मौत में भी उसे यांग, शिनशिन और एमयू यान की मदद चाहिए थी। अब और भी ज्यादा मजबूत बनने की जरूरत है, उसने खुद से कहा। मुझे अपने आसपास की ताकतें और स्टेबल करनी होंगी। उस रात जो केयर की मेहनत के बाद झांगी की अंदरूनी थकावट काफी हद तक दूर हो गई और वो पूरी तरह रिलैक्स कर पाया। लेकिन ड्रैगन किंग की मरने से पहले की बात उसके दिमाग में घूमती रही। स्टार आइलैंड, फॉगी वैली, एबिस और ब्लैक आर्मर्ड मॉन्स्टर। उसके कानों में अजीब फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। अब उसके पास एक ही रास्ता है, अपनी ताकत बढ़ाना और शेल्टर की डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करना। अब झांगी अपने परिवार के साथ रहने का आदी हो गया था। उन्हें खोने की कल्पना भी उसके लिए डरावनी थी। अगले दिन से ही उसने सबको ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट किया। खुद भी उसने ड्रैगन किंग की बची हुई एसेंस को एब्जॉर्ब किया। लुकेरन को थोड़ी ही मिली, बाकी ज्यादातर झांगी ने ले ली। उसके अंदाजे के मुताबिक ये ताकत उसे स्वानवू के बराबर बना सकती थी, 50,000 पावर इंडेक्स तक। चाओयू बेस को भी यांगशेंग और किंगपो बेस की मदद से दोबारा बनाया जा रहा था। वहां तीन बड़े लीडर्स थे, लूदाहाई, चैन जिंगवान, जिसे झांगी मजाक में डॉग हेडेड मिलिट्री एडवाइजर कहता था, और गांव त्यानवू, जिसकी क्षमता लू दहाई से ज्यादा हो सकती है।
झांगी कोस्टल बॉर्डर पर एक नया बेस बनाने की सोच भी रहा था ताकि सी डिफेंस मजबूत हो। इसी दौरान लू केरन की असली पावर खुल गई। आधे महीने बाद वो झांगी के पास आई और एक टुकड़ा दिखाई। ये टॉयलेट पेपर है, उसने कहा। अब मैं मैटर की स्ट्रक्चर बदल सकती हूँ। झांगी चौंक गया। टर्निंग स्टोन इनटू गोल्ड। लू केरन ने बताया कि वो शेल्टर की दीवारों को बिना तोड़े अंदर से स्ट्रांग बना सकती है। 6 महीने दो, मैं पूरा आउटर वॉल मजबूत बना दूंगी। झांग यी को अफसोस हुआ कि उसने सोर्स ऑफ गॉड उसे नहीं दी। तू होती तो हमें चांद तक ले जाती, लुकेरन ने कहा। एक्चुअली हो भी सकता है। उसने झांगी के हथियार ले लिए और बोली, मैं इन्हें अपग्रेड कर दूंगी। अगले दिन जब उसने वेपन्स वापस दिए, वो हल्के और मजबूत हो चुके थे। एडामेंटियम से भी टफ मटेरियल। झांगी बेहद खुश हुआ। इस नए मटेरियल का नाम ये मेटल रखूं? किरण ने पूछा। झांगी ने हंसते हुए हामी भरी। एक दिन मैं तुम्हें सोर्स ऑफ गॉड दूंगा। हाँ भाई, मुझे आप पर भरोसा है। धीरे धीरे शेल्टर के बाकी लोग भी मजबूत होते गए। जोकियर अब 7000 पावर इंडेक्स तक पहुंच गई थी और सेल रीजनरेशन कर सकती थी। फैटी जू अभी भी 6800 पर था, पर उसका पोटेंशियल अच्छा था। अंकल यू अब 7001 पर था और यंगसिया तो 7600 तक पहुंच चुकी थी। वो फूड एक्सपर्ट थी और अपनी पावर से खाना तैयार करती थी जो एनर्जी रिस्टोर करता था। जांगी को इंजेक्शन से ज्यादा खाना पसंद था, तो ये उसके लिए परफेक्ट था। अब एपोकैलिप्स की दुनिया में बदलाव आने लगे थे। एक्टिव म्यूटेंट्स बढ़ने लगे थे। जांगी ने इसे ग्रेट म्यूटेशन एरा नाम दिया। यांग शिनशिन की एबिलिटीज धीरे धीरे बढ़ रही थीं। उसका पावर इंडेक्स 7000 तक पहुंचा, लेकिन उसे खुद सुपर पावर्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए रूल बेस्ड एबिलिटीज बस एक तरीका था दुश्मन को सरप्राइज करने का। असल ताकत उसके दिमाग में थी, सुपर पावर्स तो बस एक टूल थे। लेकिन लूक्रेन ने ड्रैगन किंग का थोड़ा ऑन रीजन ऑब्जॉर्ब किया था। पहले ऑब्जॉर्ब किए गए सोर्स एल्व्स की ताकत के साथ उसका सुपर नेचुरल इंडेक्स सीधा 9000 तक चला गया। आखिरकार उसे झांगी ने खास तौर पर ट्रेन किया था। उसकी पत्थर को गोल्ड में बदलने की एबिलिटी से शेल्टर के वेपन्स को अपग्रेड किया गया, फिर शेल्टर को भी। जब पूरा शेल्टर अपग्रेड हो जाएगा और ब्लिजार्ड सिटी से आए हेवी वेपन्स भी होंगे, तो वो जगह बन जाएगी टियान हाई फोर्ट्रेस। अब अगर कोई नॉर्मल एप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट भी आए तो शेल्टर थोड़ी देर टिक सकता है, पर सबसे फास्ट इंप्रूव करने वाली कोई और थी, लियांग यूए। हुआक्सू स्टेट की टॉप मार्शल आर्टिस्ट, जिसकी टैलेंट इतनी हाई थी कि जांग यी को खुद उसकी ग्रोथ को स्लो करना पड़ा। सोर्स एल्ब्स ऑब्जॉर्ब करने के बाद उसका इंडेक्स 9500 तक पहुंच गया। इसकी एक वजह यह भी थी कि उसे वाइस कैप्टन लेवल ऑन रीजन मिला था और सोर्स एल्व्स के बंटवारे में उसे प्रायोरिटी दी गई थी। यांग शिनशिन ने कहा, यह कोई सरप्राइज नहीं है। जीनियस और नॉर्मल लोगों में शुरुआत में फर्क कम होता है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, टैलेंट ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। झांगी ने सिर हिलाया। स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा फायदेमंद होता है। अगर कार्ड गेम होती तो लियांग यूए एक फुल लाइफ ऑन रेंज कार्ड होती। उसे जलन नहीं थी, क्योंकि वो खुद लियांग यूए जैसी मेहनत नहीं कर सकता था। लेकिन शायद लोग भूल गए थे, कार्टाइल और ज्वानवू जैसे एलिट सोल्जर्स के मुकाबले जांग ये खुद सबसे फास्ट इंप्रूव कर रहा था। 3 बड़े बेस ने ड्रैगन किंग की लास्ट इन्वेजन के बाद प्रिपरेशन शुरू कर दी। ज्यादा ट्रेनिंग, ज्यादा रिसोर्सेज और इमरजेंसी हैंडलिंग की प्रैक्टिस, सब कुछ इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहा था। किंगपो बेस में एक यंग कपल ने बेबी को जन्म दिया। सर्दी के बावजूद ये नया लाइफ एक होप की तरह था। सिंगटियन ने इसे गुड न्यूज समझकर झांगी को बताया। झांगी बोला, बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन की जरूरत है, पर पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा, वरना लिमिटेड रिसोर्सेज से सब मैनेज करना डिफिकल्ट होगा। सिंथियन अलर्ट हो गया। सही कहा, अगर सब बच्चे करने लगे तो अगले 10 साल तक वो प्रोडक्टिव नहीं होंगे, सिर्फ रिसोर्स खाएंगे। झांगी ने फिर लू दहाई और शियाओ हॉन्गलियन को भी इंस्ट्रक्शन दिया। फर्टिलिटी कंट्रोल जरूरी है, एनवायरनमेंट हार्श है,
कोई भी बिना प्लान के बच्चे न करे। शियाओ हॉन्गलियन स्माइल करते हुए बोली, डोंट वरी, हमारे बेस में इस पर पहले से स्ट्रिक्ट रूल्स है। लूदाहाई ने भी कहा, लोगों को खुद से भी फुर्सत नहीं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? झांग यी ने सिर हिलाया। उसे लगा सोसाइटी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। हुआक्सू स्टेट के नॉर्थ में, जहां हवा इतनी कोल्ड है कि फेस कटता है, वहां सोल्जर्स अब भी गार्ड पर थे। हर 3 स्टेप पर गार्ड पोस्ट, हर 5 स्टेप पर सेंट्री। ट्रेन धीरे धीरे चिनलिंग माउंटेन से निकलकर स्नो ड्रैगन सिटी की ओर जा रही थी। ये लोग नहीं, बल्कि ग्लो करता ब्लू और ले जा रही थी, जो डीप वैली वुयो वैली से निकाला गया था। ये वैली तब बनी जब अर्थ फटी थी। अब ये पूरी तरह मिलिट्री जोन है। हंड्रेड्स ऑफ लॉन्गमिंग गार्ड्स पहरा दे रहे हैं। कोई भी रिसिस्ट करे तो शूट किया जाता है। माइनर्स यहां बिना पावर्स के बस सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। हर दिन कोई एबिस में गिरता है, कोई मेंटली ब्रेक हो जाता है, पर कोई केयर नहीं करता। या तो बाहर स्नो में मरो या अंदर डार्कनेस में। एक यंग माइनर जिसकी आंखें सूनी थीं और काट रहा था। उसे डर था शायद ये रेडिएशन दे और वो मॉन्स्टर में बदल जाए। तभी उसे कुछ क्रीपी साउंड सुनाई दी। उसने नीचे लाइट डाली और देखा एक 7 से 8 मीटर लंबा सेंटीपीड जैसा मॉन्स्टर वॉल से चिपका उसे घूर रहा था। उसके मुंह से 4 हिस्सों में स्प्लिट हुए पेटल जैसे दांत निकले थे। वो चिल्लाया, मुझे ऊपर खींचो, मॉन्स्टर है नीचे। पर ऊपर बैठा सुपरवाइजर उसे इग्नोर कर रहा था। एक और क्रेजी माइनर। तभी इंटरकॉम से च्यूइंग और बोन्स क्रैक होने की साउंड आई। सुपरवाइजर डर गया, बट फिर भी कुछ नहीं किया। कुछ देर बाद बाकी इंटरकॉम से भी स्क्रीम्स आने लगी और एबिस की गहराई से वही हिस्सा और क्लिक की आवाजें। शेंगजिंग एलिवेटर का यंग लीडर पसीने पसीने हो गया। उसने झोपड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला और घबराकर चिल्लाया, कैप्टन तियान, माइन में बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। पीछे से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगीं। विशाल गड्ढे के किनारे से एक के बाद एक जाइंट सेंटीपीड निकलने लगे। गार्ड्स ने तुरंत स्पेशल वेपन से फायरिंग शुरू की। कुछ सेंटीपीड्स को वापस अबिस में धकेल दिया, मगर दीवारों से हजारों की तादाद में वे ऊपर चढ़ने लगे। 3-4 मीटर से लेकर 10 मीटर लंबे सेंटीपीड्स लोगों को स्टील जैसे पंजों से उठाकर सीधे निगल रहे थे। लॉन्गमिंग गार्ड्स बैकफुट पर आ गए। उसी वक्त भारी बूट्स की थाप के साथ कोई आया। तियान फेंकई डार्क ग्रीन मिलिट्री यूनिफॉर्म में, पत्थर जैसी शक्ल और मसल्स से भरा हुआ। जियो सेंटीपीड, वह गुस्से से गरजा, किल। उसका शरीर बलून की तरह फूल गया। पल में वह 10 मीटर लंबा व्हाइट जाइंट बन गया। उसके साथ स्पेशल लॉन्गमिंग गार्ड्स भी अपनी पावर्स एक्टिवेट कर चुके थे। तियान फेंकई ने एक सेंटीपीड को सिर से कुचल दिया और बीस्ट मोड में लड़ाई शुरू कर दी। उसके पंच से सेंटीपीड्स उड़ रहे थे। सर्वाइवर्स को थोड़ी राहत मिली। इतने सारे सेंटीपीड्स आज क्यों? तियान ने अबिस की ओर देखते हुए कहा। और फिर एक खौफनाक आभा पूरे इलाके में फैल गई। सबकी सांसें थम गईं। अब इससे निकला एक ब्लैक ग्लोइंग जाइंट सेंटीपीड, जिसका सिर्फ सिर ही 7 से 8 मीटर लंबा था। इसकी पूरी बॉडी शायद 200 मीटर से भी ज्यादा होगी। एप्सिलॉन, तियान बड़बड़ाया। हर कोई डर से जड़ हो गया। तभी दूर से आवाज आई, तो ये है वो म्यूटेंट जो कैनलिंग रेंज में तबाही मचा रहा है। स्नोई माउंटेन पर जोंग यूए भारी येलो आर्मर में खड़ा था, मानो कोई देवता हो। टाउन मास्टर, तियान चिल्लाया। जोंग यूए ने धरती को अपनी पावर से मोड़ा। आई ब्रिंग द माउंटेन्स। उसने पूरा पहाड़ उठाकर मदर सेंटीपीड पर दे मारा, मगर वो क्रिएचर टकराई और पहाड़ तोड़ डाला। जोंग यूए ने फिर अर्थ ओवर टर्न कास्ट किया। आसपास की दीवारें मदर सेंटीपीड को दबाने लगी। फिर उसने खुद को अर्थ स्टोन जाइंट में ट्रांसफॉर्म किया और सीधा कूद पड़ा उस पर। दोनों की टक्कर से पूरा ऑबिस हिल गया। तियान ने पब्लिक को अलर्ट किया, इमीडिएटली इवैक्यूएट। ये बैटल आम लोगों के लिए नहीं है। अब जोंग यूए और मदर सेंटीपीड के बीच नीचे धरती के अंदर भयानक फाइट जारी थी। एक दूसरे को पत्थर, जर और पावर से कुचलते हुए दोनों लड़ते रहे। मगर जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई, जोंग यूए को मुश्किल होने लगी। कम ऑक्सीजन, कम लाइट। उसने गुस्से से चिल्लाया, मदर वर्म,
हम तुम्हें मार नहीं रहे, क्योंकि हम इस जमीन को बर्बाद नहीं करना चाहते। तभी उसे एहसास हुआ, उस सेंटीपीड ने उसे यहां बुलाया था। और अब एक और डरावनी और दिव्य चीख गूंज उठी। पूरा वुयू वैली थर्रा गया। शायद ये एंड नहीं, सिर्फ बिगिनिंग थी। 2052 जून, प्लैनेटरी कैलेंडर में गर्मी का मौसम। उत्तर गोलार्ध में तापमान काफी बढ़ गया, पर आइस से झेल चुके लोगों को ये गर्मी मामूली लगी। जैसे तियनहाई सिटी में, जहां -60 और -40 डिग्री में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। आधा साल बीत चुका था और तियनहाई सिटी में शांति थी। झांगी और उसका परिवार अपनी एबिलिटीज को बेहतर बना रहा था। शेल्टर 101 को लू कैरन ने पूरा अपग्रेड कर दिया था। अब उसकी दीवारें 5 मीटर मोटी थीं और ये मेटल से बनी थी, जो एडमेंटियम से भी स्ट्रांग था। ये मेटल सिर्फ लू कैरन बना सकती थी, जिसकी पावर इंडेक्स अब 9000 थी। झांगी ने टेस्ट किया, वो शेल्टर की दीवार में 50 सेंटीमीटर मोटे हिस्से को भी नहीं तोड़ सका। पूरे शेल्टर को पार्टिकल फ्यूजन से रीइंफोर्स किया गया था, जिससे अब वो एक सिंगल इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बन चुका था। इसके साथ ब्लिजर्ड सिटी से लाए हेवी डिफेंस वेपन्स भी लगाए गए थे। शेल्टर के अंदर गर्मी और रोशनी थी, फायरप्लेस जल रही थी और हुआ हुआ आराम से कैट बेड पर सो रहा था। झांगी और फैटी शू सोफा पर गेम खेल रहे थे। फ्रॉग हिटिंग बलून्स में झांगी लगातार हार रहा था। फैटी शू गेम एक्सपर्ट था और हर बार जीतने के बाद ज्यादा प्राउड नजर आता। वहीं पास में टोटरो और फ्रॉग डांस करके म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। फ्रॉग का असली नाम ची बाओकाई था, पर अब सब उसे बस फ्रॉग कहते थे। वो इंसान से ज्यादा फ्रॉग बनकर खुश था। अंकल यू रोज वर्कआउट करता था, जबकि लूक कैरन अपने स्टूडियो में नए मेकअप पर काम कर रही थी। यांगसिया और बाकी महिलाएं किचन के पास महजोंग खेल रही थीं। झांगी एक पीसफुल लाइफ एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि ये हमेशा नहीं चलेगी। तभी कम्युनिकेटर पर डिंग डोंग हुआ। जू जेंग का कॉल आया। झांगी समझ गया, कुछ सीरियस हुआ है। जू जेंग ने उसे ब्लिजर्ड सिटी बुलाया, कहकर कि बात बहुत जरूरी है। झांग यी ने यांग शिनशिन को साथ चलने को कहा। दोनों ने अपने ये मेटल कॉम्बैट सूट्स पहने और अपनी नई स्नो मोबाइल स्नो सिल्वर फॉक्स से निकल पड़े। रास्ते में झांग यी ने पूछा, जू जेंग को अचानक क्यों याद आई मेरी? यांग शिनशिन ने केनालमली जवाब दिया, या तो कोई बड़ा खतरा है, जैसे फॉगी वैली जैसा कुछ, या फिर जू जेंग की अथॉरिटी को कोई चैलेंज कर रहा है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जियांगनान रीजन से बाहर कुछ हुआ है। झांग यी अपने मॉडिफाइड फाइट ऑल गन को देखते हुए सोचने लगा, जो भी हो, अब देखना होगा कि जू जेंग क्या कहता है। घने बर्फ में स्नो सिल्वर फॉक्स तेजी से ब्लिजर्ड सिटी की तरफ बढ़ता गया। जब वो पहुंचे, वहां के गार्ड्स पहले से रेडी थे। झांग यी को सैल्यूट किया गया। वो अब जियांगनान का प्रोटेक्टर बन चुका था। अब देखना यह था कि आगे क्या संकट आने वाला था। दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है, चेंज। ब्लिजर्ड सिटी फिर से आकर झांग यी ने महसूस किया कि ये जगह अब पहले जैसी नहीं रही। लगभग 2 साल की एपोक्लिप्स के बाद ब्लिजर्ड सिटी ने हार्श एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठा लिया था और अब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही थी। इंसान की अडेप्टेबिलिटी कॉकरोच से भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। रास्ते में उसे कुछ पुराने फेस मिले, जिनसे वो पहले मिल चुका था। अब ये लोग यान्यून गार्ड के एलीट बन चुके थे। शायद इनमें से कोई फ्यूचर में कैप्टन भी बन जाए। पर यांग शिनशिन का मानना था, जू झेंग अपनी पावर बनाए रखने के लिए स्ट्रॉन्ग सबोर्डिनेट्स तैयार कर रहा है। ब्लिजर्ड सिटी का अंदरूनी पावर स्ट्रक्चर फिक्स हो चुका है। आउटसाइडर्स ही बेस्ट चॉइस है। वो बोली, इसमें तुम्हारे लिए मेरी कंसर्न भी शामिल है। झांग यी ने सिर हिलाया। जू जेंग शायद अपना खुद का एप्सिलॉन बनाना चाहता है, पर जू यू कभी युआन कॉन्गे नहीं बन सकती। सोर्स ऑफ गॉड के बिना ये इम्पॉसिबल है। वो कॉम्बैट कमांड सेंटर पहुंचे, जहां लैन शिनचेंग ने उन्हें जू झेंग के ऑफिस तक लाया। अंदर एक पुराना चेहरा बैठा था, डेंग शेनटोंग। अब वो मैच्योर और थका हुआ लग रहा था। जू झेंग ने कहा, शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट से कॉल आया है। उन्होंने 5 रीजन से इप्सिलॉन एलियंस को बुलाया है। छिनलिंग माउंटेन्स के नीचे कुछ बड़ा मिला है।
शेंगजिंग देश का सबसे पावरफुल रीजन था, मिलिट्री और सोर्स ऑफ गॉड दोनों के दम पर। जूजेंग ने एक छोटा सा नीला ग्लो करता पत्थर दिखाया, युआन नाम की नई एलिमेंट। झांगी ने पूछा, रेडिएशन तो नहीं? जूजेंग बोला, मोबाइल फोन से भी कम, पर एनर्जी जबरदस्त है। एक छोटा टुकड़ा 1 टन कोल जितनी एनर्जी दे सकता है। यांग शिनशिन ने पुरानी कहानी याद की। 1960 के दशक में एक नॉर्थर्न देश सुरैमॉन्स ने अर्थ के सेंटर तक खुदाई की थी, पर 12,262 मीटर पर वो अचानक रुक गए। शायद उन्हें ऐसा ही कुछ मिला हो। जू जेंग ने कहा, शेंगजिंग अकेले ये माइन नहीं चला सकता। अगर हम मदद करें तो हमें हिस्सा मिलेगा। उनका सपना था ब्लिजर्ड सिटी को फिर से प्रॉस्परस बनाना, पर झांगी उतना एक्साइटेड नहीं था। टियानहाई सिटी के पास पहले ही ढेर सारे रिसोर्सेज थे। उसे युआन ओर से ज्यादा इंटरेस्ट छिनलिंग के अंडरग्राउंड सीक्रेट्स में था। शेंगजिंग हमें हिस्सा नहीं देगा ऐसे ही, जरूर कोई खतरा है, झांग ही ने कहा। यांग शिनशिन चुपचाप युआन ओर को देखती रही। जू जेंग बोला, अगर ये माइन सही से चला तो पूरी हुआशु कंट्री को सरवाइव करने का मौका मिलेगा। मैं तुम्हें रिस्क में नहीं डालना चाहता, पर कभी कभी पर्सनल सेफ्टी से ऊपर नेशन होता है। झांग ये सोच में पड़ गया। उसका प्रिंसिपल था, अगर ताकत है तो लोगों की हेल्प करो, नहीं तो खुद को प्रोटेक्ट करो। यांग शिनशिन ने सॉफ्टली कहा, भाई सोच लो, कोई हड़बड़ी नहीं। चू जेंग ने आखिर में कहा, अगर सब ठीक रहा तो माइन का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। डेंग शेंटोंग ने भी कहा, मैं भी जा रहा हूं, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना। झांगी ने कहा, चलो बाद में बात करते हैं। जू जेंग ने उन्हें जाने दिया और खुद सोच में पड़ गया। अगर वो माइन मिल जाए तो जांगनान फिर से चमक सकता है। एनर्जी ही की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। झांगी अब ब्लिजर्ड सिटी के सबसे लग्जरियस विला में पहुंचा, जहां जूजू नाम की लड़की उसका इंतजार कर रही थी। चीयरफुल, जो केयर जैसी दिखने वाली। उसने कहा, वेलकम होम सर। झांगी ने खाने पीने का ऑर्डर दिया और फिर डींग से पूछा, चिनलिंग माउंटेन्स के बारे में तुम्हें कितना पता है? युआन खान की तुलना में झांगी की दिलचस्पी चिनलिंग पहाड़ों के नीचे हो रही घटनाओं में ज्यादा थी। शेंगजिंग जैसा ताकतवर रीजन बाकी 5 रीजन को मदद के लिए क्यों बुलाएगा और बदले में हाई एनर्जी ऑर्स देगा? यांग शिनशिन चुपचाप चाय पी रही थी। वो कम बोलती थी, पर सब बातें ध्यान से सुनती थी। डेंग शेंटोंग अब उतने फॉर्मल नहीं रहे। वो सोफे पर आराम से बैठे थे। सुना है शेंगजिंग का जेन युआनजी, जो चिनलिंग को गार्ड कर रहा था, अंडरग्राउंड किसी म्यूटेटेड क्रीचर से बुरी तरह घायल हुआ। कहते हैं वहां एक विशाल सेंटीपीड जैसी क्रीचर मिली है। तू सोचता है ये वही क्रीचर है जो पहले फॉग वैली में मिला था? झांग की सोच में पड़ गया। क्या फिर से अंडरग्राउंड से कोई नई स्पीशीज निकल रही है? बिल्कुल, डेंग बोले, जैसे इंसान म्यूटेट हो सकते हैं वैसे ही जानवर भी, खासकर अंडरग्राउंड और समंदर में तो कुछ भी हो सकता है। ड्रैगन किंग की मौत से पहले की बातें उसे याद आ गईं। वो जानता था स्टार आइलैंड का राज अभी बाकी है। तू शेंगजिंग जा रहा है? झांग ने पूछा। हाँ, हमारा फैमिली वहां अच्छे कांटेक्ट में है और मुझे तुम्हें वहां ले जाने की जिम्मेदारी मिली है। तो फिर शेंगजिंग के बारे में बता, झांग ने कहा। दिंग ने बताया, शेंगजिंग में 3 आइप्सिलन लेवल के म्यूटेट्स है। सबसे पहला जेन युआनजी, जिसका पावर इंडेक्स 16,000 है और एबिलिटी है गार्डिंग द डायरेक्शंस। दूसरा शेंगजिंग के ड्रैगन गार्ड के कमांडर क्षितिगर्भा बोधिसत्व, इसके पावर और स्किल दोनों अननोन है। तीसरा सबसे पहले पैदा हुआ आइप्सिलन हॉचू, जिसकी एबिलिटी है हेल्स गिलोटिन, उसका इंडेक्स 20,000 से ऊपर माना जाता है। फिर देंग ने आइप्सिलन के अंदर के लेवल्स समझाए। 10,000 से 19,999। व्हाइट चैरियट 20,000 से 29,999। ब्लैक चैरियट 30,000 से 39,999। व्हाइट बिशप 40,000 से 49,000। ब्लैक बिशप 50,000 से 59,000। व्हाइट नाइट 60,000 से 69,000। ब्लैक नाइट 70,000 से 79,000। व्हाइट क्वीन 80,000 से 99,000। ब्लैक क्वीन 90,000 से ज्यादा। किंग सिर्फ थ्योरी में। झांग हंसते हुए बोला, ये तो चेस के नाम लगते हैं।
असल में हमारे पास भी एक एंशंट सिस्टम था, डेंग बोले, लेकिन फॉरेन लोग उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाते, इसलिए चेस वाला सिस्टम यूज किया गया। झांग ने पूछा, इतनी ताकत के बावजूद शेंगजिंग मदद क्यों मांग रहा है? शायद खतरा इतना बड़ा है कि अकेले संभालना महंगा पड़ता, इसलिए रिस्क और रिसोर्स बांटना चाहते हैं। यांग शिनशिन ने झांग को बताया, भाई, तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो इस नए एलिमेंट को। ये शेल्टर की टेक्नोलॉजी को 100 साल आगे ले जा सकता है। मेका का मेन इश्यू है पोर्टेबल एनर्जी। युआन बहुत डेंस एनर्जी देता है, इससे हम वेपन्स, कार्स, डिफेंस सिस्टम सब अपग्रेड कर सकते हैं। झांग ने माना, अब समझा जू झेंग मुझे इतना ऑफर क्यों दे रहा था। यांग ने कहा, हाँ, और यह वही एलिमेंट है जिसे पहले नॉर्दर्न सुपर पावर भी पाना चाहती थी। तो तू कह रही है मुझे जाना चाहिए? झांग ने पूछा। बिल्कुल, और कुछ नहीं तो देखा हो कि बात क्या है। लेकिन जांग को चिंता थी कि उसकी गैर मौजूदगी में तियानहाई सिटी पर हमला न हो जाए, इसलिए उसने सोचा किसी भरोसेमंद को वहां छोड़ना चाहिए। वो जू झेंग से मिला और बोला, मैं शेंगजिंग जाऊंगा, पर एक शर्त है, मुझे जिंगवेई चाहिए। जू झेंग चौंका। जिंगवेई? उसकी पावर ज्यादा नहीं है। मुझे वही चाहिए, झांग ने कहा। जू झेंग ने तुरंत मंजूरी दे दी और म्यू यान को बुलाकर कहा कि वो झांगी के साथ शेंगजिंग जाए और रास्ते में उसके हर ऑर्डर का पालन करे। हर ऑर्डर, ये शब्द उसने कुछ खास अंदाज में कहे। म्यू यान कुछ समझ गई और चुपचाप मुठ्ठियां भींच ली। लेकिन जब उसने झांग ही की ओर देखा तो अनजाने में अपनी सीने को सीधा कर लिया। झांग ही थोड़े हैरान हुए, पर कुछ बोले नहीं। असल में झांगी उसे साथ इसलिए ले जा रहे थे क्योंकि म्यू यान की शैडो स्पेस एबिलिटी लोगों को कैरी कर सकती थी। इससे वो अपना पूरा फैमिली साथ ले जाकर शेंगजिंग ले जा सकते थे और तियानहाई सिटी की सिक्योरिटी बनी रहती। बाकी 3 बड़े बेस के लोगों की किस्मत पर ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि सभी को साथ ले जाना पॉसिबल नहीं था। डेंग शेंटोंग बहुत खुश हुए कि जांग ये शेंगजिंग जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वहां का नॉर्थ वाला सीन दिखाऊंगा। झांगी बोले, मुझे और एरियाज की जानकारी चाहिए, वो ला सकते हो। डेंग बोले, कुछ बेसिक इन्फो तो मिल जाएगी, लेकिन आइप्सिलॉन से जुड़ी बातों की जानकारी तो टॉप सीक्रेट है। झांगी बोले, जितना है उतना ही दे दो, कुछ ना मिलने से बेहतर है। 3 दिन बाद निकलने का प्लान बना। झांगी, यांग, शिनशिन, हुआहुआ और म्यू यान के साथ ब्लिजर्ड सिटी से निकल गए। थोड़ी दूर जाकर झांगी ने गाड़ी रोकी और म्यूयान से पूछा, जूजेंग ने क्या कहा? म्यूयान बोली, बस यही कि आपके हर ऑर्डर मानना है। झांगी ने यांग शिनशिन को इशारा किया। डिजायर एंजल ने एक लाल तीर म्यूयान की ओर ताना। म्यूयान जानती थी ये तीर जानलेवा नहीं, बल्कि ब्रेन कंट्रोल करने वाला है। उसने चुपचाप तीर झेल लिया और अब यांग शिनशिन की स्लीव बन चुकी थी। फिर पूछताछ हुई, जू झेंग का मकसद क्या था? झांग ये की हर बात मानना। क्या तुम ब्लिजर्ड सिटी छोड़ना चाहती थी? हाँ, क्योंकि मुझे रेडियो ट्री की फर्टिलाइजर बनाया जाता और मैं मरना नहीं चाहती। फिर पूछा गया, झांग यी के बारे में क्या सोचती हो? बहुत स्मार्ट, अलर्ट और पावरफुल। एंड टाइम्स में ऐसा आदमी रेयर है। यांग शिनशिन मुस्कुराई। कोई कमी? थोड़े कोल्ड ब्लडेड और लोनर किस्म के हैं, मगर एंड टाइम्स में ये कमियां नहीं, क्वालिटीज हैं। झांगी मुस्कुराए। बिल्कुल सही समझा इसने मुझे। म्यूयान की काबिलियत और ईमानदारी की डबल कंफर्मेशन के लिए उसे ट्रूथ सीरम भी दे दिया गया और सवाल दोबारा पूछे गए। जवाब वही थे। वो अब टीम में शामिल हो गई। सब लोग तियानहाई शेल्टर लौटे। झांगी ने सबको लिविंग रूम में बुलाया और पूरी बात बताई। शेंगजिंग ने पांचों रीजन को बुलाया है। एक बड़ी प्रॉब्लम हल करनी है, मैं वहां जा रहा हूं। सब चिंतित हो गए। अगर शेंगजिंग जैसे स्ट्रॉन्ग रीजन को भी दिक्कत है तो वहां जाना रिस्की है। झांगी बोले, डरो मत, मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूं और अगर कुछ गलत हुआ तो मैं एस्केप करने में माहिर हूं। फिर उन्होंने म्यू यान की ओर इशारा किया। इसकी शैडो स्पेस में आप सब मेरे साथ चल सकते हो। कोई खतरा हुआ तो अंदर चले जाना। यह सुनकर सब एक्साइटेड हो गए। जोउ हेइमेई बोली, अरे वाह,
एपोकैलिप्स के बाद से कहीं बाहर नहीं निकले, अब ट्रैवल भी होगा और साथ भी रहेंगे। यांगसिया और जॉउकेर बोली, अब हम भी तुम्हारे साथ रह सकते हैं, तुम्हारी हेल्प भी करेंगे। सब चलने को रेडी हो गए। इवेन फटी जू, जो आमतौर पर सबसे डरपोक होता है, तब जो हाइमेई ने पूछा, इतने लोगों को कैसे ले जाओगी? म्यूयान बोली, चिंता मत करो, मैं एक कैप्टन हूं, हजारों लोगों को ले जा सकती हूं। चलो, स्पेस दिखाती हूं। उसने जमीन पर शैडो फैलाई और सबको अंदर आने का इनविटेशन दिया। झांगी ने गरम चाय की चुस्की ली और सबसे पहले अंदर गया। उसकी एबिलिटी पहले ही मुयान पर लॉक हो चुकी थी, इसलिए उसे किसी चाल की फिक्र नहीं थी। शैडो स्पेस के अंदर अंधेरा नहीं था जैसा सोचा था। ये पूरा यूनिक्यू मैनर जितना बड़ा इलाका था। जमीन ठोस थी और ऊपर की छत से नीली लाइट आ रही थी। बीच में एक बड़ी डबल बेड थी, जिस पर इधर उधर कपड़े और अंडरवियर पड़े थे। झांगी ने देखा तो मुयान फौरन कपड़े समेटकर कंबल में भरने लगी। उसने ठंडे लहजे में कहा, मैं सादा जगह पर रहती हूं। बाकी लोग भी अंदर आ चुके थे और इस जगह की वाइडनेस देखकर चौंक गए। ये शैडो स्पेस कॉम्बैट के लिए नहीं, बल्कि स्टोरेज और छुपने के लिए थी। झांग ही बोला, जगह थोड़ी सादी है पर काम चल जाएगा। लू केरान बोली, घर और फर्नीचर हम जल्दी बना लेंगे। जो केर हंसते हुए बोली, यहां तो पहले से काफी अच्छा है। कुछ देर बाद सब बाहर निकले और सामान अंदर शिफ्ट करना शुरू किया। घर और फर्नीचर की जिम्मेदारी लुकेरान और जांगी ने ली। लुकेरान ने अपनी एबिलिटी से जल्दी कुछ सिंपल हाउसेस बनाए। जांगी ने तियानहाई सिटी के मॉल से हाई एंड फर्नीचर लाकर जगह सजा दी। फैटी शू अब भी मोटा था, पर अब वो फर्नीचर उठाने में एफिशिएंट था। सब लोग ट्रिप की तैयारी में एक्साइटेड थे। झांगी ने देखा, एक बड़ा सा टोटोरो फायरप्लेस के पास बैठा बोन फ्लूट बजा रहा था। ये क्रीचर हार्मलेस था और सबका प्यारा बन चुका था। वो सोच रहा था, इसे साथ ले जाए या नहीं। फिर उसने तय किया कि इसे अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। झांगी ने तीनों बड़े बेस को अलर्ट किया और यूनक्यू मैनर के सामने लू नदी की ओर गया। वहां की जमी बर्फ पर उसने हाथ मारा और एक जाइंट मेंढक बाहर आया। क्वैक, क्या फिश खाने आए हो? नहीं, हम कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, झांगी बोला। कहां? कब तक? मेंढक ने पूछा। शायद ज्यादा दिन नहीं। ठीक है, जब भी लौटो बर्फ पर टक टक करना, मैं जाग जाऊंगा, मैं हाइबरनेट कर लूंगा। झांग ही हंसा। एक बात और, मेंढक बोला, म्यूजिक दिल खोलता है, मैं टोटोरो की लोनलीनेस फील कर सकता हूं। झांगी ने सोचा शायद मेंढक थोड़ा फिल्मी हो रहा है, फिर भी बोला, ठीक है, फिर मिलते हैं। अगले 3 दिन सभी ने मुयान की शैडो स्पेस को एक लग्जरी मैनर में बदल दिया। आर्टिफिशियल लेक, ग्रास, लाइटिंग, सब कुछ था। झांग यी भी चौंक गया। 3 दिन बाद वो सब ब्लिजर्ड सिटी पहुंचे। जू जेंग एंड देंग शेनटोंग उनका इंतजार कर रहे थे। हम शेंगजिंग कैसे जाएंगे? झांग यी ने पूछा। प्लेन से। जू जेंग ने एयरपोर्ट दिखाया। एक अजीब दिखने वाला विंगलेस जेट एयरक्राफ्ट खड़ा था, F-33, जो ठंडी जगहों में फास्ट उड़ सकता था। फैटी शू घबराया, इसमें विंग्स क्यों नहीं? अंकल यू बोला, टेक्नोलॉजी बदल रही है, विंग्स जरूरत पर लगते हैं। प्लेन में बैठकर सब नॉर्थ की तरफ निकल पड़े। फैटी शू ने अंकल यू से कहा, आपका ज्ञान गलत निकला। समझदारी यही है कि हर बात ना जानो, अंकल यो ने हंसते हुए कहा। झांग ये विंडो से बाहर देख रहा था। बर्फ, बादल और एंडलेस स्नोफील्ड्स। पहली बार वो अपोकैलिप्स के बाद उत्तर की ओर जा रहा था। उसे पुरानी यादें आईं, फांग यूचिंग के साथ की ट्रिप। पर अब वो सब खत्म हो चुका था। चौकेर उसके पास आई और पूछा, ठीक हो? झांगी बोला, थोड़ा उदास हूं, बस। जॉ ने उसे गले लगा लिया। प्लेन तेजी से शेंगजिंग की ओर बढ़ रहा था। शेंगजिंग हुआशू का कैपिटल, एक शानदार एंशेंट स्टाइल शहर जो ब्राइट येलो में नहाया था। यहां रिसोर्सेज और आर्मी सबसे ज्यादा थी क्योंकि उन्होंने सबसे पहले युआन माइन ढूंढी थी। आज 6 बड़ी फोर्सेस को इनवाइट किया गया था। इंपीरियल सिटी हेविली गार्डेड थी। सबसे पहले अराइवल हुआ नॉर्थ ईस्ट रीजन का। लॉन्गविंग गार्ड्स ने आसमान में काले बादल देखे। असल में वो हजारों जाइंट क्रोज थे। नीचे एक हार्ले बाइक पर एक मोटा आदमी आया, काले जैकेट में।
हान शांजो, जिसे कहते हैं लू या डाउजुन। शैंगजिंग के गेट पर सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग पहुंचे। उनके लीडर हान शांजो इतने कूल दिख रहे थे कि शैंगजिंग की वॉल पर खड़े सब लोग एक पल को थम गए। वो किसी पावरफुल एप्सिलॉन एलियन जैसे नहीं, बल्कि एक ऐसे बाइकर गैंग लीडर जैसे लग रहे थे जो आधी रात को रेस करता हो। उसकी मॉडिफाइड हार्ले स्नोमोबाइल की आवाज गूंज रही थी। पीछे पूरा काफिला। शांग दाओवेन मुस्कुराकर स्वागत को आया, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, कौओं का एक झुंड आसमान ढक रहा था। उसका चेहरा थोड़ा खींच गया। शेंगजिंग में इतनी अशुभ चिड़िया उड़ना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। लेकिन जैसे ही हान शांजो ने बाइक से उतरकर गेट पर कदम रखा, कौवे अचानक ब्लैक स्मोक बनकर गायब हो गए। कंधे पर एक ब्लड रेड क्रो बैठा था। उसने अपने बड़े फ्रॉग आई ग्लासेस उतारे और शान से आगे बढ़ा। नॉर्थ ईस्ट रीजन, लू या दाओजुन हाजिर है। शांग दाओवेन ने मुस्कुराकर रास्ता दिखाया। शहर में आपका स्वागत है। बाकी लोगों के आने के बाद डिनर और डिस्कशन होगा। कुछ देर बाद ईस्ट चाइना सी रीजन से प्लेन आया। बिना पंखों वाला जेट एयरक्राफ्ट छत के ऊपर से धीरे धीरे अंदर उतरा। उसमें से उतरी एक महिला, लाइट ब्लू कॉम्बैट यूनिफॉर्म, लंबे बाल और स्ट्रॉन्ग फेस। वो थी सुझाकू। ज्वानवू खुद नहीं आ सकता था, इसलिए उसने आर्मी से रिप्रेजेंटेटिव भेजा था। सुजाकू की पावर पिछले 6 महीनों में 9,800 तक पहुंच गई थी। उसकी ट्रेनिंग और किंगलोंग की हालत दोनों इसका कारण थी। उसने पूछा, कोई और आया? जवाब में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का नाम सुनकर उसने कहा, मैं वेट करूंगी। कुछ देर बाद एक और एयरक्राफ्ट आया, नॉर्थ वेस्ट रीजन से। शांग दाओवेन का रवैया इस बार ज्यादा सीरियस था, क्योंकि आ रहे थे नॉर्थ वेस्ट के सुप्रीम कमांडर ली चांगोंग। ली एकदम स्ट्रेट खड़ा था, जैसे कोई जैवलिन, हाथ में सफेद ग्लव्स, कमर पर 2 लॉन्ग स्वॉर्ड्स। उसका चेहरा इतना सख्त था कि जैसे स्टील पर चिझल से उकेरा गया हो। सुझाकू यानी जियांग हान उसे देखकर एक्साइटेड हो गई। भाई, ली ने पूछा, एक्सिंगडाओ की चोट ठीक हुई? लगभग, उसने कहा। फिर ली ने सीधा सवाल पूछा, क्या वो आया? जब जांग हान ने कहा कि शायद नहीं आएगा, ली के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अगर जियांगनान रीजन को कोई भेजना है तो वहीं भेजेंगे। ली का इरादा साफ था। अगर झांग ये आया तो वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। शांग दाओवेन ने पोलाइटली समझाया, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो दोनों की सहमति चाहिए। ली चांगोंग बोला, अगर वो मानेगा तो फिर ठीक है। इसके बाद ली ने वहीं पर टेबल, चेयर और यहां तक कि हीटिंग स्टोव लगवा लिया, जिसमें फेंज्यू गरम की जाने लगी। अभी मजा आएगा, उसने कहा। तभी F-33 जेट से झांग यी भी पहुंच गया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी नजर सीधे ली चांगोंग से मिली। उसकी डोमिनेंट प्रेजेंस ने झांग को अलर्ट कर दिया। झांग ने पूछा, वो कौन है? डेंग शिंतोंग ने कहा, वो है नॉर्थ वेस्ट रीजन का सुप्रीम कमांडर और सबसे ताकतवर आदमी, ली चांगोंग, इप्सिलॉन लेवल का। झांग ने गहरी सांस ली। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला था। ली चांगोंग की पहचान सुनकर झांगी के चेहरे पर हल्की हैरानी थी। एक टॉप मास्टर और साथ ही कमांडर इन चीफ होना साफ दिखाता था कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में पावर शिफ्ट हुआ है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर वो या शुआनवू चाहते तो वो भी उस पोजीशन तक जा सकते थे। पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, डेली की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं। ली चांगोंग इस मुकाम तक पहुंचा है, मतलब उसकी कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस दोनों टॉप लेवल के हैं। नॉर्थ वेस्ट, ली फैमिली, ये शब्द सुनते ही जांगी को एक पुराने राजा की याद आ गई, पर उसने उस ख्याल को झटक दिया। जब उसने जियांग हान और ली चांगोंग की कोल्ड नजरें देखी तो सब कुछ समझ आ गया। लगता है ये जिंगदाओ वाली चाल का बदला लेने आया है। वो चुपचाप गैंगवे से नीचे उतर गया। जियांगनन डिस्ट्रिक्ट, क्याओस। शेंगजिंग, क्षिति गर्भा। शांगदाओवेन मुस्कुराकर बोला, हुनडुन की काफी तारीफ सुनी थी। आज मिलकर लगता है कि वाकई लायक है। आज 3 एप्सिलॉन मौजूद हैं, जो किन चिकॉन की उम्मीद के बराबर है। अगर आज की मीटिंग में सब कुछ सही चला तो ये पूरे हुआसू देश के लिए एक बड़ी बात होगी। शांग दाओवेन बोला, आप थक गए होंगे, गेस्ट रूम तैयार है, थोड़ा आराम कर लीजिए।
रात को हमारे कमांडर खुद डिनर देंगे। झांग यी ने सिर हिलाया, पर उसकी नजर ली चांगोंग पर टिक गई, जो अब उसकी ओर बढ़ रहा था। क्या तुम वही क्योस हो जिसने अपने अलायंस को धोखा दिया और कई लोगों की जान ली? ली चांगोंग ने आते ही तानों की बौछार कर दी। शांग दाओवेन ने बीच में कहा, अगर तुम दोनों के बीच कोई इश्यू है तो मैं सुलझा सकता हूं। पर ली चांगोंग ने हाथ में तलवार कसकर कहा, तुमने वफादारी, इंसानियत और इंसाफ सबका मजाक बनाया है। आज मैं अपने शहीद साथियों के लिए तुम्हें चैलेंज करता हूं। क्या तुम ड्यूल एक्सेप्ट करोगे? झांगी की आंखें संकरी हो गईं। वो समझ गया कि ली उसे पब्लिकली उकसा रहा है ताकि वो ड्यूल को मना न कर सके। पर झांगी मुस्कुराया और बोला, तुम इसके लायक हो। तुमने पोजीशन छीनी, मीटिंग के समय झगड़ा करने आए और मेरी जिंगदाओ की जीत को छुपाया। ये सब जेलसी है। और सुना है कि तुम्हारी मां किसी और से शादी करना चाहती है, पर तुम रोकते हो। ये तो अनफिलियल है। सुनते ही माहौल ठहर गया। आखिरी लाइन ने सबके कान खड़े कर दिए। लोगों को अब झांग यी की गलती याद नहीं रही, बल्कि गॉसिप ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। ली चांगोंग गुस्से से कांप उठा और तलवार खींच ली, पर तभी शांग दाओवेन बीच में आ गया। शेंगजिंग में कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए, उसने सख्ती से कहा। झांग यी हंसते हुए पीछे खड़ा हो गया। ली चांगोंग बोला, तुम लड़ने से डरते हो? झांग यी बोला, डर नहीं, मैं हाथ गंदे नहीं करता, और वैसे भी मैं डॉग से नहीं लड़ता। जाकर अपनी मां से पूछो कि मैंने झूठ कहा या सच। मैं फैमिली यूनिटी की बात कर रहा हूं। यह सुनकर ली चांगोंग का गुस्सा सातवें आसमान पर था, पर वो कुछ नहीं कर पाया। शांग दाओवेन ने कहा, अब बहुत हुआ, बाद में जो करना है करो, फिलहाल शांति रखो। झांग यी बोला, ऑफ कोर्स, मैं तो बहुत ही कल्चर्ड आदमी हूं। ली चांगोंग बड़बड़ाता रहा, तू बच नहीं पाएगा क्योस। झांगी ने भी इशारा किया, आजा, मैं तैयार हूं। इसके बाद झांगी अपने ग्रुप के साथ गेस्ट हाउस चला गया। जियांग हान ये सब देखकर बोली, मैंने चेतावनी दी थी, पर वो समझ नहीं पाया। अब बात बिगड़ चुकी है। बाकी लोग तो चले गए, पर एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ गॉसिप करने लगे। अरे, क्योस ने गौ चेन की फैमिली की ऐसी पोल खोली कि मजा आ गया। अब तो ली फैमिली का गॉसिप पूरे देश में फैलेगा। गेस्ट हाउस की ओर जाते वक्त डेंग शेंटोंग ने कहा, भाई तुमने मां को घसीट लिया, अब तो वो तुझे मारेगा। झांगी बोला, उसने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की तो मैं क्यों पीछे हटूं। डेंग शेंटोंग ने कहा, पर तुमने जो कहा वो सच निकला। झांगी चौंका, सच में? मैं तो बस मजाक कर रहा था। डेंग हंसा और बोला, उनके सर्कल में ये सब कॉमन है, और अब तुमने सबके सामने एक्सपोज कर दिया है। झांग यी ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे फैमिली का क्या सीन है? डिंग बोला, मेरे पेरेंट्स का तलाक 10 साल पहले हो गया था और मेरी मां की दूसरी शादी ब्रिटानिया में हो चुकी है। झांगी बोला, तुम तो काफी ओपन माइंडेड हो यार। डेंग शेंटोंग मुस्कुराया, पर ली चांगोंग मिलिट्री बैकग्राउंड से है और अपनी इमेज के लिए जान दे देगा। अब तू फंस गया है। डेंग शेंटोंग की बात सुनकर झांग यी ने माथा रगड़ा। उसे परेशानी महसूस हो रही थी। इसी वक्त फैटी शू ने ठंडी सांस ली। साफ है कि वो आदमी ज्यादा जुल्म कर रहा था। हमारे बॉस ने तो बस थोड़ी डांट लगाई, वो भी बहुत सभ्य तरीके से। अगर लड़ाई होती भी तो क्या हमारा बॉस उसे नहीं हरा सकता? झांगी के पास टाइम और स्पेस दोनों एबिलिटीज हैं। सबको बस उसके स्पेस एबिलिटी का पता है, टाइम वाली कोई नहीं जानता। इसी वजह से चाहे सामने वाला उससे ज्यादा पावरफुल हो, वो फिर भी हार नहीं मानता। उसने पेटी से पूछा, तुझे क्या लगता है ली चांगोंग मुझे ड्यूल के लिए क्यों चैलेंज कर रहा है? फैटी बोला, शायद अपने दोस्त की मदद के लिए। झांगी ने कहा, अगर वो टॉप लेवल कमांडर बना है तो बेवकूफ तो नहीं होगा। अगर वो चैलेंज कर रहा है तो जरूर उसे पूरा भरोसा है। फिर उसने डेंग शेंटोंग की ओर देखा, कोई जानकारी है उसके बारे में? डेंग बोला, आमतौर पर ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन टॉप सीक्रेट होती है, पर कुछ बातों का पता चला है। मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसका एबिलिटी इंडेक्स 16,000 है। उसकी फाइटिंग स्टाइल क्लोज कॉम्बैट लगती है, लेकिन डिटेल क्लियर नहीं है। झांगी की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। 16,000 पॉइंट्स।
डेंग ने आगे कहा, अभी तुम्हारा इंडेक्स 13,000 है, इसलिए बेहतर होगा कि अभी उससे बचो। झांगी ने सिर हिलाया, लेकिन उसे भरोसा था उसका असली इंडेक्स अब 15,000 पहुंच चुका है। अगर लड़ाई हुई भी, उसने सोचा, तो मैं अकेला नहीं हूं। उसने झिंगवेई की ओर देखा, जो ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म में आंखों पर ब्लैक लेस मास्क लगाए खड़ी थी। वो उसके लिए जैसे एक चलती फिरती आर्मी थी। इधर झांगी की टीम को जब गेस्ट हाउस दिखाया गया, तो सबके होश उड़ गए। वो कोई आम गेस्ट हाउस नहीं था, एक पूरा महल जैसा था। जो हैमी चौंकी, ये जगह तो कमाल की है। तभी एक मीठी आवाज आई, बिल्कुल, इस मैनर की डिजाइन कई पुराने शाही गार्डन से ली गई है। एक लंबी, बहुत सुंदर लड़की आई। नाम था ली यांग यांग। वो सबका वेलकम करने आई थी। जो केयर और यांग सिया ने तुरंत झांगी का हाथ पकड़ लिया। उन्हें डर था कि कहीं ये सुंदर लड़की उनके बॉयफ्रेंड को ना ले जाए। पर झांगी मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया, आगे के दिनों में आपको थोड़ा परेशान करेंगे। भीतर जाकर उसने सबको आराम करने दिया और फिर अपनी टीम से कहा, कोई भी इस घर के 20 मीटर के अंदर आए तो फौरन अलर्ट करना, है ना? हुआ हुआ। म्याऊ कहकर हुआ हुआ फिर से सो गया। अब जब घर प्राइवेट था, सबने ली चांगोंग को लेकर प्लानिंग शुरू की। झांग यी ने कहा, यह बंदा मुझे बार बार उकसा रहा है, पर मैं उसके जाल में नहीं फंसने वाला। डेंग शेंटोंग बोला, वो सिर्फ बदला नहीं ले रहा, वो अपनी पोजीशन पक्की करना चाहता है। अगर तुम उससे भिड़ गए, तो यही वो चाहता है, वो अपने फायदे के लिए। झांगी बोला, अगर मैं लकड़ी नहीं हूं, तो वो मुझ में आग भी नहीं लगा सकता। डेंग ने कहा, पर अगली बार वो तुम्हें मजबूर करेगा, इसलिए ध्यान रखना, अभी उसके प्लान में फंसना बेवकूफी होगी। सब शांत थे। माहौल थोड़ा टेंशन वाला हो गया था। तभी झांगी हंसा और बोला, अरे छोड़ो यार, इतना क्यों सोच रहे हो? आप लोग घूमने आए हो, घूमो। जाओ आंटी, सबको बाहर घुमा लाओ।